नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके प्रमुख चरण और इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रमुख अधिवेशनों पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम कांग्रेस की स्थापना के समय की परिस्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो समय था 1885 ईस्वी के आसपास का समय, यह वस्तुतः एक प्रकार से हमारे देश में जागरण का काल था और विभिन्न प्रांतीय संस्थाएं बनाई जा रही थीं। लोग अपनी भावनाओं को एक मंच के माध्यम से प्रकट करना चाह रहे थे। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना की गई। 1884 ईस्वी में जीएस अय्यर, एम वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की और 1884 ईस्वी में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना की गई, जिसके प्रमुख सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। किंतु ये जितने भी संगठन थे, ये सभी प्रांतीय स्तर के संगठन थे और एक ऐसे राष्ट्रीय मंच की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां लोग अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें और इसका एक अखिल भारतीय स्वरूप इसे दिया जा सके। तो ये जो कार्य था, इस कार्य को करने का बीड़ा एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने उठाया और इन्होंने ही कुछ भारतीयों के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन की सलाह पर किया था और ये लोग कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। खैर, उनके उद्देश्य जो भी रहे हों, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के भविष्य के लिए या भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। तो चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी स्थापना के संदर्भ में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन में। हालांकि यह जो प्रथम अधिवेशन था जहां कांग्रेस की स्थापना की गई, यह पहले पूना में आयोजित किया जाने वाला था, किंतु पूना में प्लेग महामारी फैलने के कारण अधिवेशन स्थल को बदलकर मुंबई कर दिया गया। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन या प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जबकि इसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि जिनके बारे में हमने पहले बात की है कि यह एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और राघवाचार्य। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकाल को, स्वतंत्रता प्राप्ति तक के कार्यकाल को कुछ चरणों में बांटे तो इसे 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा। दूसरा था अतिवादी चरण या गरम पंथ का उदय, जो 1905 से 1919 था। और तीसरा था गांधी युग, जो 1919 से 1947 तक माना जाता है। यहाँ हम बारी बारी से इन सब पर चर्चा करेंगे। उदारवादी चरण और गरम पंथ के उदय पर बात करेंगे, जबकि गांधी युग काफ़ी डिटेल टॉपिक है और इसे हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी में। ये जो काल था, उदारवादी चरण का जो काल था, इसके जो नेता थे ये संवैधानिकता में विश्वास रखते थे और ये लोग किसी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों से इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी। ये लोग धर्म, जाति, कानून, नागरिक अधिकार और प्रतिनिधि संस्थाओं में भागीदारी चाहते थे और ये लोग अपनी मांगों को काफ़ी संयम के साथ अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। कांग्रेस के मंच से भाषणों के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करते थे। आवेदन, प्रतिवेदन, शिष्टमंडल भेजना, इस प्रकार की इनकी जो कार्यशैली थी वह थी। और इनके जो प्रमुख नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये जितने भी लोग थे, ये उदारवादी चरण में जितने भी नेता हमारे सामने आते हैं, ये सभी काफ़ी शिक्षित, संभ्रांत और समृद्धशाली वर्ग के लोग थे। और इस काल में जो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस में इन लोगों का ही बोलबाला था और कांग्रेस आम जनता की पार्टी नहीं बन पाई, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही थी। इनमें से कई लोग तो ऐसे भी थे जो अंग्रेजी सरकार को भारत के विकास के लिए वरदान मानते थे।
और काफ़ी ही सभ्य तरीके से ये लोग अपना जो विरोध है इसे प्रकट कर रहे थे। काफ़ी ही एलीट क्लास के लोग थे इसमें। किंतु जैसे जैसे समय बदला धीरे धीरे कांग्रेस में गर्म पंथ का, गर्म विचारों वाले, उग्र विचारों वाले लोगों का उदय होना शुरू हुआ। और इस प्रकार कांग्रेस का जो दूसरा चरण था, अतिवादी चरण या गर्म पंथ का उदय, 1905 से 1919 ईस्वी तक का काल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस युग के जो नेता थे, 1900 गर्म पंथ के जो नेता थे, 1905 से 1919 के बीच के जो नेता थे, ये लोग केवल भाषण, अधियाचना और शिष्टमंडल भेजने के स्थान पर कुछ ठोस कार्रवाई करने में यकीन रखते थे। इस काल के जो प्रमुख नेता थे वह थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अरविंद घोष जैसे नेता भी इस समय कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे। और इन लोगों की जो मांग थी, यह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति चाहते थे। तिलक का नारा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इन लोगों के लिए स्वराज्य का जो अर्थ था वह विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। ये लोग विदेशी नियंत्रण को, विदेशियों को यहाँ से वापस भेजना चाहते थे और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की इनकी अभिलाषा थी। जबकि उदारवादियों का जो स्वराज्य था वह केवल औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करने तक ही सीमित था। इन लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी माल को बढ़ावा देना, सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलनों पर काफ़ी बल दिया। विदेशी माल के बहिष्कार के द्वारा इनका जो उद्देश्य था वह क्या था? ये अंग्रेज सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, क्षति पहुंचाना चाहते थे। जबकि अगर स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए तो भारतीय उद्योगपतियों के हित में था। और इनका ये जो उद्देश्य था काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। इसके द्वारा इन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाने का भी कार्य किया और 1911 ईस्वी में इनके ही दबाव के स्वरूप बंगाल विभाजन जो था वह रद्द हो सका। इसके अलावा भी इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, जिसके लिए बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। मद्रास में पचप्पा राष्ट्रीय कॉलेज, पंजाब में डीएवी आंदोलन की स्थापना और कुछ जन सुधार के कार्य जैसे गाँवों में सफाई, विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन, शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव जैसे जो कार्यक्रम थे बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किए गए थे। और ऐसे ही अनेक कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा किए गए। तो ये थे हमारे अतिवादी चरण या गर्म पंथ के नेता, जिन्होंने अपनी कांग्रेस की कार्यशैली में बदलाव की शुरुआत की है। ऐसे कहें कि जैसे जैसे समय बीत रहा था कांग्रेस की कार्यशैली बदल रही थी। पहले उदारवादी आए, फिर गर्म पंथ या अतिवादी चरण के लोग आए और धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति की जो मांग थी वह उग्र से उग्रतर होने लगी। इसके बाद गांधी युग आता है जो काफ़ी डिटेल टॉपिक है और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेज में चर्चा करेंगे। आज हम कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में तो हमने चर्चा की, जो मुंबई में आयोजित हुआ था। दूसरा जो अधिवेशन था यह 1886 ईस्वी में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और कोलकाता में अधिवेशन आयोजित किया गया था। और अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने, प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो केवल 72 में, जबकि द्वितीय अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी प्रकार जो तीसरा अधिवेशन था 1887 ईस्वी में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अधिवेशन का स्थान कहाँ था? तो मद्रास में। और इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पहली बार यहाँ आम जनता से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान किया गया। इसके बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1888 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। और इस अधिवेशन का जो स्थान था वह था इलाहाबाद। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा की गई। यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में किया गया है कि कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूले। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कुछ मांगे रखी थी जो इस प्रकार थी: नमक कर में कमी, शिक्षा पर होने वाले खर्च में वृद्धि की जाए और संविधान निर्माण पर बल दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस के अन्य कुछ प्रमुख अधिवेशनों की। यहाँ हम कांग्रेस के सभी अधिवेशनों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ प्रमुख अधिवेशन और परीक्षा की दृष्टि से जो आपके लिए उपयोगी हैं हम उनकी ही बात कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं 1896 की अधिवेशन की, जो कोलकाता में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम का गायन किया गया। आपसे कई परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा या पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया, तो यह हो जाएगा 1896 का अधिवेशन कोलकाता। 1905 ईस्वी का अधिवेशन जो बनारस में आयोजित किया गया था, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता जो थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और यह वह समय था जब अतिवादी चरण का उदय होने लगा था। और इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था, साथ ही बढ़ते हुए सैनिक खर्चों पर भी विरोध प्रकट किया गया। 1906 का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो था कोलकाता, यहाँ दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का उल्लेख किया। हालांकि उदारवादी जो नेता थे, इनके स्वराज का उद्देश्य जो था अर्थात स्वराज्य का अर्थ जो था वह केवल औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना था। लेकिन इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए और ये जो प्रस्ताव थे गर्मपंथी लोगों के दबाव पर या अनुरोध पर इस अधिवेशन में रखे गए थे। अब हम बात करते हैं 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण अधिवेशन इसे हम कह सकते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट हम याद रखेंगे। यह अधिवेशन 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी लोगों में फूट पड़ गई, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में उपस्थित हुए थे और सूरत की इस घटना को कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना माना जाता है। यहाँ कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी लोगों में फूट पड़ गई थी और कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यहाँ इस अधिवेशन में ये जो विभाजन था यह काफ़ी उग्र रूप धारण कर लिया। मतभेद इतना बढ़ गया था कि आपस में हिंसा तक पर यह अधिवेशन में जो सदस्य थे एक दूसरे पर हिंसक भी हो गए थे और यह अधिवेशन काफ़ी असफल रहा था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ और साथ ही साथ नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो अलग हो गए। नरमपंथियों ने गर्मपंथी विचारधारा के लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था। 1911 ईस्वी का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दर ने की और कोलकाता में। यह अधिवेशन इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि पहली बार जनगण मन का अधिवेशन भी कोलकाता के अधिवेशन, जनगण मन का जो गायन था राष्ट्रगान, इसका भी गायन कोलकाता में किया गया और वंदे मातरम का भी जो गायन था वह कोलकाता के अधिवेशन में था, लेकिन दोनों के वर्ष अलग अलग थे और इसे हम ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन की। यह अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और गर्मपंथियों में पुनः एकता स्थापित हो गई थी। जो 1907 के अधिवेशन में दोनों अलग हुए थे, यहाँ 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? सूरत में। तो सूरत में जो अलग हुए थे, जो फूट पड़ी थी, वह 1916 में पुनः लखनऊ में दोनों एक हो गए और एकता स्थापित हो गई। और साथ साथ एक जो अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई वह यह हुई कि 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं 1917 ईस्वी का अधिवेशन। तो इसकी जो अध्यक्षता थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हालांकि अगर प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू का नाम आएगा। तो एनी बेसेंट ने
श्रीमती एनी बेसेंट ने कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी और यह अध्यक्षता जो थी उन्हें 1916 के अधिवेशन में इनका कार्य काफ़ी उल्लेखनीय रहा था और इन्होंने जो नरमपंथी और गर्मपंथी लोगों में जो एकता स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक प्रकार से कहें तो यह जो अध्यक्षता है उन्हें 1917 में इसी के उपहार स्वरूप प्रदान की गई थी। अब बात करते हैं 1920 के अधिवेशन की। 1920 का जो अधिवेशन था लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की और यह कोलकाता में आयोजित, यह वार्षिक अधिवेशन नहीं था, यह कोलकाता में आयोजित किया गया था और यह एक विशेष अधिवेशन था। कांग्रेस कभी कभी कुछ अवसरों पर कांग्रेस में विशेष अधिवेशन का भी आयोजन किया गया, तो यह 1920 का कोलकाता अधिवेशन जो था यह एक विशेष अधिवेशन था और यहाँ असहयोग आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंपी गई थी। अब बात करते हैं 1924 के अधिवेशन की। तो 1924 ईस्वी का जो अधिवेशन था एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। यह आयोजन हुआ था बेलगांव कर्नाटका में। इसे याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो 1924 अधिवेशन बेलगांव कर्नाटका। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी को अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के लिए विधानमंडलों में प्रवेश कर यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के तरफ से विधानमंडलों में प्रवेश कर सकती है और वह कांग्रेस का एक अविभाज्य अंग है और वह सरकार की नीतियों का विरोध कर सकती है विधानमंडलों में प्रवेश करके। 1925 अधिवेशन सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में, भारत की कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 का अधिवेशन यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और लाहौर में की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पहली बार पारित किया और यह रावी नदी के तट पर किया गया था। 1936 ईस्वी का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की और यह लखनऊ में आयोजित हुआ। इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ और कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में मजदूरों से संबंधित कुछ प्रस्ताव भी पारित किए थे। अब बात करते हैं 1938 ईस्वी के अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई और स्थान था हरिपुरा। कांग्रेस के 1938 और 39 का जो अधिवेशन था यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। यद्यपि गांधी जी जो थे वह इसके विरोध में थे, फिर भी इस अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने रजवाड़ों से नहीं जुड़ने वाली नीति का भी परित्याग कर दिया, अर्थात अब वह रजवाड़ों से भी संबंध स्थापित करने लगी। पुनः बात करते हैं 1939 ईस्वी के अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। हालांकि इस अधिवेशन में गांधी जी की ओर से कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए पटाभी सीतारमैया खड़े हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पराजित कर दिया और उनकी इस हार से गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने ऐसा कहा था कि यह जो हार है यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। हालांकि बाद में यह जो अधिवेशन त्रिपुरी में आयोजित हुआ था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस समय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी गठित कर ली थी। अब बात करते हैं कांग्रेस के 1940 की अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता जो थी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी और यह रामगढ़ में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से सरकार को यह कहा गया कि यदि वह पूर्ण अधिराज्य की मांग को नहीं मानती है तो कांग्रेस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करेगी। तो ये थे कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन और कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। आगे की क्लास में एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा आज का यह क्लास यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और हमारे